हमें सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको हर दिन वित्तीय रूप से जागरूक बनाते हैं और हम उस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जीएफएस, और साथ में रिलायंस जियो में क्या चल रहा है। हमारे पास कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या जियो फाइनेंस की दुनिया में भी वैसी ही धूम मचा पाएगा जैसी टेलीकॉम में मचाई थी। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जीएफएस की चर्चा तो देखिए आजकल हर तरफ है ना। खासकर वो जो उसका वैल्यूएशन है करीब 2 लाख करोड़ का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये आंकड़ा आया कहाँ से और क्या ये जायज भी है। और हाँ, रिलायंस जियो में जो बदलाव हो रहे हैं उनका जीएफएस से क्या कनेक्शन है वो भी देखेंगे। हाँ, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये 2 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। इसके पीछे क्या है, गणित क्या है इसका? हाँ, तो देखिए ये जो 2 लाख करोड़ रुपए है ना, इसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा करीब समझ लीजिए 1.3 लाख करोड़ रुपए, वो तो असल में जेएफएस के पास जो खुद की निवेश है उनकी कीमत है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं उनके पास, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये पैसा तो एक तरह से कंपनी की अपनी संपत्ति ही है। अच्छा, तो जो असली कहानी है, या कह लें कि जो बाजार की उम्मीदें हैं, वो बाकी के 70,000 करोड़ पर टिकी हैं जो उसके कोर बिजनेस के लिए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो 70,000 करोड़ रुपए हैं, ये जेएफएस के जो 4 मुख्य काम हैं उनकी भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन है। पहला तो हो गया उधार देना, मतलब लेंडिंग। दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसी, जो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर कर रहे हैं। तीसरा इंश्योरेंस, और चौथा पेमेंट्स। तो ये जो वैल्यूएशन है ना, ये आज वो कितना कमा रहे हैं उस पर नहीं है, ये इस पर है कि कल वो कितना कमा सकते हैं। अच्छा, पर अगर आज की कमाई देखें तो जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें तो करीब 1,000 करोड़ रुपए की ऑपरेशनल बिक्री दिख रही है, ब्याज और फीस कमीशन मिलाकर, और उस पर मुनाफा बन रहा है करीब 520 करोड़ का। तो 520 करोड़ के मुनाफे के सामने 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन, ये तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। पीई रेशो तो 100 के ऊपर चला गया होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये मूल्यांकन देखिए भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। बाजार ये मानकर चल रहा है कि जेएफएस फाइनेंस सेक्टर में कोई क्रांति ले आएगा, और वो भी बहुत तेजी से। अगर आप तुलना करें तो बजाज फाइनेंस जैसी जो स्थापित कंपनी है उसका पीई रेशियो 30-35 के आसपास रहता है। तो ये साफ दिखता है कि जेएफएस से उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, निवेशकों को ये ध्यान रखना होगा कि ये उम्मीदें हैं, ये हकीकत बनेंगी या नहीं, और अगर बनेंगी भी तो इसमें कितना वक्त लगेगा, ये कहना भी मुश्किल है। चलिए, इन उम्मीदों का जो आधार है यानी जेएफएस के जो अलग अलग बिजनेस हैं उनको थोड़ा और समझते हैं। आपने 4 बताए, लेंडिंग, वेल्थ, एएमसी, बीमा और पेमेंट्स। ये तो एक तरह का फिनटेक सुपरमार्केट बनाने की कोशिश लग रही है। लेंडिंग से शुरू करें। हाँ, लेंडिंग यानी उधार देने वाला कारोबार। अभी तक उन्होंने करीब 12,000 करोड़ के लोन दिए हैं। इससे उन्हें सालाना करीब 700-800 करोड़ की ब्याज आय हो रही है, और मुनाफा पीएटी लगभग 40-45 करोड़ का। इसमें 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर, वो 38% है, जो काफी अच्छा है। कंपनी के पास पूंजी पर्याप्त है। और दूसरा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी खुद की पूंजी के मुकाबले उधार कितना लिया है, वो सिर्फ 1.7 से 2 के बीच है। फाइनेंस कंपनी के हिसाब से ये कम है, अभी बाहर से ज्यादा उधार नहीं लिया है इन्होंने। ठीक है, अब आते हैं बजाज फाइनेंस से, जिनका एयूएम जितने लोन वो मैनेज करते हैं वो 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और मार्केट कैप भी 5-6 लाख करोड़ का। तो उसके सामने जेएफएस का 12,000 करोड़ तो बहुत छोटा लगता है ना? बिल्कुल बहुत छोटा है अभी। ये तुलना यही दिखाती है कि अगर बहुत बड़ा है। अगर जेएफएस सफल होता है तो ग्रोथ की गुंजाइश कितनी ज्यादा है, लेकिन ये भी साफ है कि यहां तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा होने वाला है। वैसे अभी जो जेएफएस की कुल कमाई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इसी लेंडिंग बिजनेस से ही आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसी पर, म्यूचुअल फंड वाला काम जो जियो ब्लैक रॉक के नाम से है। इसकी भी काफी बातें हो रही हैं। हाँ, काफी चर्चा है। उन्होंने हाल ही में 3 डेट फंड लॉन्च किए और तेजी से करीब 18,000 करोड़ जुटा भी लिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक पेच है। ये जो पैसा आया है ना, ये ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आया है, कंपनियां या संस्थाओं से। रिटेल निवेशक यानी हम आप जैसे आम लोग, वो अभी सिर्फ 60,000 के आसपास ही जुड़े हैं, जबकि देश में म्यूचुअल फंड निवेशक 5 करोड़ से ज्यादा हैं। तो आम निवेशक तक उनकी पहुंच अभी बहुत कम है। और इस तरफ आगे के प्लान्स हैं उनके? वो जल्दी 5 नए इक्विटी फंड लाने वाले हैं जो निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 जैसे इंडेक्स पर आधारित होंगे। स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस भी उन्हें मिल गया है, और ब्लैक रॉक की टेक्नोलॉजी की मदद से एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। यहाँ भी अगर हम तुलना करें जैसे एचडीएफसी एएमसी से, जिनका एयूएम 8 लाख करोड़ का है और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, तो जेएफएस का 18,000 करोड़ एयूएम तो बहुत ही छोटा है। और एएमसी बिजनेस में पैसा कमाने के लिए तो बहुत बड़ा एयूएम चाहिए होता है, और वो बनाने में वक्त लगता है ना? एकदम सही कहा आपने। एएमसी बिजनेस में कमाई होती है एक्सपेंस रेशियो से, जो एयूएम पर एक छोटा सा प्रतिशत होता है। जेएफएस के जो मौजूदा डेट फंड है उनका एक्सपेंस रेशियो तो बहुत ही कम होगा, शायद 0.1% से भी कम।
तो 18,000 करोड़ AUM पर भी सालाना कमाई बहुत ज्यादा नहीं होगी। बड़ा रिटेल AUM बनाना, लोगों का भरोसा जीतना, इसमें सालों लग जाते हैं, भले ही आपके पास जियो जैसा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्यों ना हो। और बाकी के दो, बीमा और पेमेंट्स? वो दोनों तो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। बीमा के लिए पार्टनरशिप्स वगैरह हो रही हैं। यहाँ भी देखिए संभावना तो बहुत बड़ी है। अकेली LIC का मार्केट कैप ही देख लीजिए, 6 लाख करोड़ के आसपास है। अगर जियो अपने करोड़ों ग्राहकों तक बीमा पहुंचा पाता है तो ये बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ये सब अगर और मगर वाली बातें हैं। अभी पेमेंट्स में भी अभी काम शुरू ही हो रहा है। तो इन चारों को देखकर एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। देखिए, मीडिया में या खबरों में अक्सर AMC या ब्रोकिंग लाइसेंस की बात ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम बड़ी कंपनियों का साइज देखें, जैसे लेंडिंग में बजाज फाइनेंस लगभग 6 लाख करोड़, बीमा में LIC लगभग 6 लाख करोड़ और AMC में HDFC AMC 1.25 लाख करोड़ के आसपास, तो क्या ऐसा लगता है कि असली बड़ा गेम, मतलब असली पैसा और फोकस, वो शायद लेंडिंग और बीमा में ही होगा, AMC या ब्रोकरेज के मुकाबले? हाँ, आपकी बात में काफी दम है। ये बिल्कुल संभव है। हो सकता है कि AMC और ब्रोकरेज जैसी चीजें ग्राहकों को अपने इकोसिस्टम में लाने और उन्हें जोड़े रखने का एक जरिया ज्यादा हो, जबकि जो बड़ा मुनाफा या बड़ा वैल्यूएशन ड्राइव करेगा वो शायद लेंडिंग और बीमा ही हो। वैसे भी JFS की जो मौजूदा कमाई है उसमें ब्याज आय ही सबसे ज्यादा है जो लेंडिंग से आती है। तो हाँ, ये हो सकता है कि हेडलाइंस भले ही AMC पर हो, लेकिन अंदरूनी रणनीति शायद लेंडिंग और बीमा पर ज्यादा फोकस कर रही हो। चलिए, अब JFS की कुछ हालिया एक्टिविटीज पर आते हैं। एक खबर आई थी कि वो इनकम टैक्स फाइलिंग में भी आ गए हैं, वो भी बहुत ही कम दाम पर। ये क्या है? हाँ, ये काफी चौंकाने वाला कदम था उनका। उन्होंने अपने जियो फाइनेंस ऐप पर टैक्स बडी नाम की कंपनी के साथ मिलकर ITR फाइलिंग सर्विस शुरू की है। और जो सबसे बेसिक प्लान है ITR 1, मतलब सैलरी वाले लोग जिनकी आय 5 लाख तक है, एक ही फॉर्म 16 है, उनके लिए फाइलिंग फीस रखी है सिर्फ 24 रुपीज। सिर्फ 24 रुपए? ये तो मतलब मार्केट हिला देने वाली बात है। क्लियर टैक्स, टैक्स टू विन जैसे जो बड़े प्लेयर हैं वो तो कहीं ज्यादा चार्ज करते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, मतलब ग्राहक खींचने के लिए? हाँ, ये कीमत तो साफ तौर पर ग्राहक अधिग्रहण के लिए ही है। और ये 24 रुपए वाला प्लान बहुत ही सीमित है, बिल्कुल सिंपल रिटर्न के लिए। अगर किसी की बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है या और कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो ये प्लान काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर JFS का ही एक्सपर्ट वाला प्लान है जो 999 रुपए का है, या फिर बाजार में दूसरे ऑप्शन है। और डेटा प्राइवेसी का क्या? टैक्स का डेटा तो बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। JFS का कहना है कि डेटा उनके पास नहीं बल्कि सीधे ERI यानी टैक्स बडी के पास जाएगा, और वो भी यूजर की सहमति से। लेकिन देखिए, भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, DPDP एक्ट 2023, वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। तो भविष्य में इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। ये एक चीज है जिस पर नजर रखनी होगी। वैसे ऐप में उन्होंने कुछ और टूल भी दिए हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग, पुरानी और नई रिजीम की तुलना, HRA कैलकुलेशन, रिफंड ट्रैकिंग वगैरह। ठीक है, अब जरा पेरेंट कंपनी पर आते हैं, रिलायंस जियो। वहां भी कुछ जरूरी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे टैरिफ बढ़ाए गए हैं। इसका JFS से क्या कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने जो सबसे सस्ते एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान थे वो बंद कर दिए हैं। पहले 299 या 249 वाले सबसे कम कीमत के प्लान होते थे। अब जो मिनिमम प्लान है वो 299 रुपीज का है। ओ, मतलब ग्राहकों को अब सीधा सीधा ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल। जो लोग पहले 249 रुपए वाला प्लान लेते थे उन्हें अब हर महीने 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि जियो ने इस 299 वाले प्लान में डेटा थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले 1 GB प्रतिदिन मिलता था, अब 1.5 GB कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कदम से अब जियो की कीमतें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बराबर आ गई हैं। वो लोग पहले से ही 299 रुपीज ले रहे थे, हालांकि वो 1 GB डेटा ही देते थे। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है, इस टैरिफ हाइक का असर क्या हुआ है और ये JFS से कैसे जुड़ता है? देखिए, इसका सीधा असर पड़ा है जियो के ARPU पर, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अनुमान ये है कि ARPU करीब 211 रुपए से बढ़कर 253 रुपए हो गया है। ये लगभग 20% की बड़ी छलांग है। इससे रिलायंस की ओवरऑल कमाई और जाहिर वैल्यूएशन दोनों को सपोर्ट मिलता है। और ऐसी बातें भी चल रही हैं कि शायद साल के दूसरे हिस्से में, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच, और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसका JFS से कनेक्शन समझिए। पहली बात तो ये कि एक मजबूत पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडियरी के लिए हमेशा एक बड़ा सहारा होती है। दूसरी बात, जियो के बेहतर फाइनेंशियल नतीजे भविष्य में जो रिलायंस जियो का IPO आ सकता है शायद अगले साल, उसके लिए एक अच्छी जमीन तैयार करते हैं। और एक मजबूत पेरेंट कंपनी का होना JFS जैसी नई कंपनी के लिए भी एक पॉजिटिव माहौल बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, जुलाई के आंकड़ों में देखा गया कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने JFS में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि RLI में थोड़ी कम की है। ये दिखाता है कि कुछ बड़े निवेशक JFS की संभावनाओं पर दाव लगा रहे हैं। निवेश के नजरिए से अगर देखें तो क्या JFS अगले 2-3 साल में मल्टी बैगर बन सकता है? कुछ लोग ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं। किसी एनालिस्ट की कोई राय आई इस पर? हाँ, एक एनालिस्ट का व्यू सामने आया था। उनका कहना था कि JFS में अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। उन्होंने JSW एनर्जी का भी जिक्र किया था।
लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि देखिए मल्टीबैगर बनेगा या नहीं, ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। नतीजे हर तिमाही देखने होंगे, खबरें ट्रैक करनी होंगी, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उस पर सब निर्भर करेगा। उन्होंने आईटीसी या बीएनसी जैसे शेयरों के पुराने उदाहरण दिए जो कई गुना बढ़े, लेकिन वो बहुत लंबी अवधि की कहानी थी, वो कोई गारंटी नहीं थी। तो निचोड़ यही है कि अगर जीएफएस अपने प्लान्स को सही से एग्जीक्यूट करता है और लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो हाँ, लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, लेकिन ये अगर बहुत महत्वपूर्ण है। रिलायंस या जियो इकोसिस्टम में कोई और ऐसा कदम जो जेएफएस के लिहाज से जरूरी या इंटरेस्टिंग हो? हाँ, एक उदाहरण है जो उनकी बड़ी पिक्चर वाली सोच को दिखाता है। फरवरी 2022 में जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक कंपनी जिसका नाम है ग्लैंस, उसमें करीब $200 मिलियन का निवेश किया था। ग्लैंस वो कंपनी है जो फोन की लॉक स्क्रीन पर कंटेंट दिखाती है और उसमें गूगल का भी निवेश है। अच्छा, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि ग्लैंस को जियोफोन नेक्स्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रगति ओएस, उसमें इंटीग्रेट किया जाए ताकि यूजर्स को लॉक स्क्रीन पर ही पर्सनलाइज्ड न्यूज, वीडियोस वगैरह मिल सके। ये दिखाता है कि जियो सिर्फ एक टेलीकॉम या एक फाइनेंस कंपनी नहीं बनना चाहता, वो एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा है जिसमें शायद भविष्य में जेएफएस की सर्विसेज भी किसी ना किसी तरह से जुड़ जाएं। दिलचस्प। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। क्या मुख्य बातें निकल कर आई हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ, तो पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जेएफएस का जो भारी भरकम वैल्यूएशन है वो आज की कमाई पर नहीं बल्कि भविष्य की बहुत बड़ी उम्मीदों पर टिका है, खासकर लेंडिंग और बीमा में कुछ बड़ा करने की उम्मीद पर। ये एक हाई रिस्क हाई पोटेंशियल वाला दांव है। दूसरी बात, कंपनी ग्राहक जोड़ने के लिए बहुत एग्रेसिव तरीके अपना रही है, जैसे वो 24 रुपए वाली टैक्स फाइलिंग। हाँ। इससे पता चलता है कि अभी उनका फोकस मार्केट में घुसने और ग्राहक बनाने पर है। तीसरी, रिलायंस जियो का टैरिफ बढ़ाना पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली और मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ जियो के संभावित आईपीओ के लिए अच्छा है, बल्कि जेएफएस को भी एक मजबूत पेरेंट का बैकअप देता है। बिल्कुल, लेकिन चौथी और शायद सबसे अहम बात निवेशकों के लिए, जेएफएस का जो मौजूदा मुनाफा है और जो उसका आसमान छूता वैल्यूएशन है, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप पर लगातार नजर रखनी होगी। ये उम्मीदें हकीकत में कब और कैसे बदलेंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। ईमा, यहाँ पहले से बहुत बड़े और अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, तो उनके लिए सफलता आसान नहीं होगी। इसमें जोखिम और अनिश्चितताएं बहुत हैं। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जियो ने टेलीकॉम में आकर पुराने नियम कायदे तोड़े, पूरे बाजार को हिला दिया। क्या उसकी फाइनेंस वाली शाखा जेएफएस उधार देने, बीमा या निवेश की दुनिया में वही कहानी दोहरा पाएगी, या इस बार फाइनेंस के जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।